नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ BSNL और MTNL से जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट अपडेट। तो खबरों की शुरुआत में हम आपको बता दें कि आज हम चर्चा करने वाले हैं BSNL के BRS ऑप्टीज से रिलेटेड सभी मुद्दों के बारे में कि क्यों पेंडिंग है लंबे समय से BRS ऑप्टीज का 4th इंस्टॉलमेंट का पैसा, और इतनी दिक्कत परेशानियों के बावजूद भी क्यों BRS ऑप्टीज को उनका 4th इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दिया जा रहा है, जबकि DOT इसके लिए पेमेंट करने के लिए तैयार है। तो खबरों को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, BSNL जल्द ही MTNL की अंतर्राष्ट्रीय कॉल का प्रबंधन करेगा। यानी कि आपको बता दें कि BSNL और MTNL का मर्जर का अब शुरुआत धीरे धीरे हो चुका है और जल्द ही आपको देखने को मिलेगा कि BSNL और MTNL दोनों कंपनियां साथ में काम कर रही हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है रेगुलर एम्प्लॉयज़ को, और साथ ही BSNL और BSNL के कस्टमर्स को तो है ही। जैसा कि आपको पता है, BSNL और MTNL दोनों ही रिवाइवल प्लान का हिस्सा रहे हैं, और यहाँ पर BSNL के CMD श्री PK पुरवार जी ने बताया कि दोनों कंपनियां BSNL और MTNL 1-2 महीने के भीतर फैसला होने की संभावना है, जिससे BSNL अपने नेटवर्क पर MTNL की अंतर्राष्ट्रीय कॉल की सुविधा दे सकेगा। यानी कि विदिन 1 से 2 मंथ के अंदर आपको BSNL MTNL के मर्जर की शुरुआत दिख जाएगी। वहीं परिवार के अनुसार इस मामले में अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर 2 राज्य के स्वामित्व वाली दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच आपसी सहमति का फैसला होने की संभावना है। अब आपको बता दें कि BSNL से जुड़ी हुई लेटेस्ट जानकारी के अनुसार, जब टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी की अगर बात करें तो उनके अनुसार क्या जानकारी है, आपको बता दें कि केंद्र के द्वारा समर्थित पुनरुद्धार योजना में 2 राज्य नियंत्रित ऑपरेटरों के बीच विलय भी शामिल है, जो MTNL और BSNL की सहायक कंपनी के रूप में परिचालन कर रहे हैं। टेलीकॉम मिनिस्टर दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद जी के अनुसार इसे समाप्त होने के कुछ साल अभी लगेंगे। हालांकि MTNL जो 2 महानगरों दिल्ली और मुंबई में काम करता है, परंपरागत रूप से नेटवर्क के मुद्दों से ग्रस्त रहा है, जिसका परिणाम मुख्य रूप से लैंडलाइन सेवाओं पर असर पड़ता है। जुड़वा महानगरों में इसके 3 मिलियन से अधिक ग्राहक हैं। जैसा कि आपको पता है कि MTNL की कुल आय जनवरी से मार्च 2020 में 26.77% घटकर 518.79 करोड़ हो गई थी। वहीं 2019-20 के दौरान टेलीकॉम कंपनीज की वार्षिक आय भी लगभग 15% घट करके 2316.58 करोड़ रह गई। अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट और ख़ास अपडेट पर, जिसमें हम चर्चा करते हैं BSNL और MTNL के विलय की। तो आपको बता दें कि अक्टूबर में टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने कहा था कि सरकार का लक्ष्य दोनों बीमार कंपनी BSNL और MTNL का एक पुनरुद्धार पैकेज के हिस्से के रूप में विलय करना है। वहीं 1 नवंबर 2019 को सरकार ने MTNL को BSNL की सहायक कंपनी बनाने की अनुमति देते हुए मेगा विलय की मंजूरी दे दी। वहीं MTNL के शेयर सूचीबद्ध हैं और इसके कर्मचारी की मजदूरी, यानी जो कर्मचारी हैं उनका जो सैलरी है वो BSNL की तुलना में ज़्यादा है, और MTNL में सरकार की लगभग 56.25% हिस्सेदारी है। दोनों का बीच पूर्ण विलय 2-3 वर्षों में पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि आपको बता दें, अगर ये इतनी जल्दी शुरुआत हो जाती है और BSNL 4G टाइमली आ जाता है तो विलय होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि लॉन्ग पेंडिंग है। वहीं आपको बता दें कि संप्रभु बॉन्ड की स्थापना तत्काल पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार ने सॉवरेन बॉन्ड जारी करके 15,000 करोड़ रुपए जुटाने की घोषणा की। हालांकि इसकी मंजूरी अभी भी वित्त मंत्रालय में लंबित है, लेकिन फरवरी 2020 तक इसकी उम्मीद है। तो आपको बता दें कि जो बॉन्ड रेज किए गए थे उसमें से 8500 करोड़ रुपए के बॉन्ड रेज तो हो चुके हैं, लेकिन बाकी वो जो बॉन्ड रेज हैं वो अभी होना बाकी है। वहीं असेट मोनेटाइजेशन की अगर बात करें तो मंत्रिमंडल ने रिटायरिंग डेट, बॉन्ड्स की सर्विसिंग, नेटवर्क अपग्रेडेशन, विस्तार और परिचालन निधि आवश्यकताओं की पूरी करने के लिए और संसाधन जुटाने के लिए 4 साल की अवधि में 38,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मुद्रीकरण की मंजूरी दी है। BSNL की उम्मीद है कि वह चालू वित्त वर्ष में संपत्ति के मुद्रीकरण से लगभग 300 करोड़ रुपए कमाएगी।
टेलीकॉम कंपनीज वर्तमान में विशिष्ट भूमि पार्सल की बिक्री के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के साथ बातचीत कर रही है। कुछ संपत्ति पहले से ही निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग डीईपम के द्वारा पहचानी गई थी। तो आपको बता दें कि जो असेट मोनेटाइजेशन है उसको लेकर डीओटी ने भी आश्वासन दिया है कि उनके द्वारा अब लिस्ट तैयार कर ली गई है और जल्द ही असेट मोनेटाइजेशन की वो जो लैंड्स हैं उनको जारी करेगा। तो उनके जैसे ही दस्तावेज जारी होंगे तो माना जा रहा है कि इसी साल यानी कि दिसंबर मंथ से पहले पहले असेट मोनेटाइजेशन कर दिया जाएगा। उसमें असेट मोनेटाइजेशन के अंदर अभी सिर्फ और सिर्फ लैंड मोनेटाइजेशन को ही शामिल किया गया है। इससे भी काफ़ी पैसा बीएसएनएल के द्वारा कमाया जा सकता है और इस तरह से लगभग 8500 करोड़ रुपए तो बीएसएनएल को बॉन्ड रेज करके मिले ही हैं। वहीं लगभग 38,000 करोड़ रुपए की अगर असेट मोनेटाइजेशन हो जाता है तो बीएसएनएल का जो लगभग 20,000 करोड़ रुपए का अभी तक का लोन बकाया है उसका पूर्ण भुगतान हो जाएगा और साथ ही बीएसएनएल को बीएसएनएल 4G भी लाने के लिए लगभग 18,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा उनके पास सेविंग के रूप में भी बचे रहेंगे और उससे बीएसएनएल के कर्मचारियों का सैलरी और अन्य जितना भी भुगतान है सब किया जा सकेगा। वहीं अगर हम बात करें 4G स्पेक्ट्रम की तो सरकार ने इस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 20,140 करोड़ रुपए के मूल्य पर पूंजी लगाकर योजना को वित्त पोषित करने के लिए कहा था। इसके अलावा इस स्पेक्ट्रम के मूल्य के लिए 3,674 करोड़ रुपए की जीएसटी राशि भी सरकार द्वारा ही बजटीय संसाधनों के माध्यम से वहन की जाएगी। बीएसएनएल ने राजस्थान सर्किल को छोड़ करके पैन इंडिया ऑपरेशन के लिए 2100 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम में रेडियो तरंगों की मांग की है, जबकि एमटीएनएल जो केवल 2 महानगरों में काम करती है उसने दिल्ली में 1800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम और मुंबई में 2100 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम मांगा है। अगर बात करें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति बीआरएस की, जो कि बीआरएस का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और अब तक अगर देखा जाए तो बीआरएस ही सबसे पहले लागू किया गया था रिवाइवल प्लान के रूप में और ये काफ़ी मात्रा में बीआरएस ऑप्टीज के द्वारा बीआरएस भी लिया गया था और ये एक तरह से सक्सेस बीआरएस माना जा सकता था। लेकिन अभी तक इसका पूर्ण भुगतान सरकार के द्वारा या फिर बीएसएनएल के द्वारा नहीं हो पाया, यानी कि अभी तक 4th इंस्टॉलमेंट उनका बाकी है। वैसे अगर एक तरफ से देखा जाए तो मैक्सिमम इनका भुगतान हो चुका है, लेकिन फिर भी 8 से 15% का इनका भुगतान अभी बाकी है जिसको कि अभी किया जाना पेंडिंग है। तो जैसा कि आपको पता है कि बीआरएस ऑप्टीज का लंबे समय से जब बीआरएस की शुरुआत की गई थी उसी टाइम जनवरी के मंथ में जनवरी 2020 में ऐसे बताया गया था कि विदिन 2 मंथ के अंदर इनका संपूर्ण भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ता रहा और ये 4 इंस्टॉलमेंट में कर दिया गया, जबकि पहले इसको 2 इंस्टॉलमेंट में ही दिया जाना था। अभी उन इंस्टॉलमेंट्स में से 2 लास्ट इंस्टॉलमेंट जिसके अंदर 8% के अप्रोक्सीमेट भुगतान किया जाना बाकी है वो अभी पेंडिंग है और अभी भी ये माना जा रहा है कि उसका भुगतान अक्टूबर मंथ के एंड में यानी इसी महीने के लास्ट वीक में या फिर नवंबर मंथ के फर्स्ट वीक में किया जाएगा। अब हालांकि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जो शुरू की थी जिसके तहत 53 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी कर्मचारी जो बीआरएस का विरोध करता है को वेतन, पेंशन और ग्रेच्युटी यानी बीआरएस लेता है उसे वेतन, पेंशन और ग्रेच्युटी का 125% पारिश्रमिक दिया जाएगा और इसमें 78,300 कर्मचारियों ने बीआरएस का विकल्प चुना। बीएसएनएल को कंपनी के कुल कर्मचारियों की लागत का लगभग 50% बचाने की उम्मीद है, जिसकी कुल लागत 14,500 करोड़ रुपए है। एमटीएनएल के 14,378 कर्मचारियों में से कुल कार्यबल के 76% के लिए लेखांकन यानी बीआरएस के लिए चुना गया था। वहीं ये पुनरुद्धार योजना जो दोनों बीमा राज्य के स्वामित्व वाली टेलीकॉम कंपनी एमटीएनएल और बीएसएनएल ने अपने लंबे वेतन बकाया को दूर करने के लिए और दैनिक नकदी प्रवाह की आवश्यकता को पूरा करने में मदद करने के लिए सरकार ने इसमें हस्तक्षेप किया था और 4,000 करोड़ रुपए मूल्य के से लेकर के और 69,000 करोड़ रुपए के पेश किए थे। वहीं 23 अक्टूबर 2019 को यह कदम पुनरुद्धार की प्रक्रिया के रूप में शुरू किया गया और वित्तीय तनाव को दूर करने के लिए दूरसंचार ग्राहकों की मदद के लिए यह कदम उठाया गया था। तो आपको बता दें ये तो थी इससे जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। अब तक इसमें बीआरएस दिया गया है, 8500 करोड़ रुपए का बॉन्ड रेज किए गए हैं जिससे कि बीएसएनएल को काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़ायदा भी मिला है, यानी कि अब इस 8500 करोड़ रुपए से वो लोन भी चुका सकेंगे बैंकों का और साथ ही बीएसएनएल के कर्मचारियों को लिए जो मेंटेनेंस का वर्क है या बीएसएनएल का जो ऑपरेशनल वर्क है उसमें ये काम आ सकेगा। वहीं बीआरएस ऑप्टीज का भुगतान इस महीने के एंड में या फिर नवंबर मंथ के फर्स्ट वीक में कर दिया जाएगा।
वहीं डीओटी के द्वारा लगभग 1500 करोड़ रुपए देने की भी बात कही गई है। अगर बीएसएनएल उचित दस्तावेज पेश करता है तो बीएसएनएल को वो 1500 करोड़ रुपए तुरंत रूप से भुगतान कर देंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि बीआरएस ऑप्टेज का 4th इंस्टॉलमेंट का पैसा जो देना है उसकी भी वो तुरंत देने के लिए तैयार है। अगर बीएसएनएल उनके लिए डिमांड नोट या फिर जो ईआरपी में जो डाटा सबमिट करना है वो कंप्लीट डाटा सबमिट कर दे, और जो भी कुछ परेशानियां हैं, डिस्क्रिपेंसी हैं, उनको ख़त्म कर दे तो वो तुरंत ही इसका भुगतान कर देंगे। तो ये तो थी इससे जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। अब जो देखते हैं बीएसएनएल के रेगुलर एम्प्लॉयज़ की सैलरी के बारे में। तो बीएसएनएल की रेगुलर एम्प्लॉयज़ की सैलरी 21 या 22 तारीख को आने वाली है सितंबर मंथ की। और जैसा कि माना जा रहा है, बीएसएनएल के सीएमडी श्री पी.के. पवार जी ने कहा है कि बीएसएनएल के कर्मचारियों की सैलरी दिसंबर मंथ तक रेगुलर नहीं होने वाली है और ये इसी तरह से डिले होती रहेगी। और उसके बाद में जैसे ही बीएसएनएल के अंदर 4G की शुरुआत हो जाएगी या फिर लैंड मोनेटाइजेशन हो जाता है तो उससे मिले हुए पैसों की मदद से बीएसएनएल के कर्मचारियों की सैलरी रेगुलर हो सकती है। तो ये तो थी इससे जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ में। तब तक वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक टू इन्वेस्ट को। धन्यवाद।